हाय स्टूडेंट, आज मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी देंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हमने क्या बताया था, Q इंटू 2L होता है। P बराबर Q इंटू 2L होता है। ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये बेसिक फार्मूला है, इसी का हर जगह प्रयोग होगा। इसके अलावा हमने एक फार्मूला और भी बताया था, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं। तो टॉ बराबर होता है EP साइन थीटा। एक ये फार्मूला हमने आपको निकाल के दिखाया था, टॉ बराबर EP साइन थीटा। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। दोनों फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी कहते हैं एक्सियल या अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो कोई भी वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके एक सिरे पर प्लस Q और दूसरे सिरे पर माइनस Q आवेश स्थित है, वो अपनी अक्ष के किसी भी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो उसके लिए हमने आपको फिगर में दिखाया है। एक हमने वैद्युत द्विध्रुव लिया AB, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश है और B सिरे पर माइनस Q आवेश है और ये किसी के परावैक्तांक वाले माध्यम में स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी इसमें हमेशा 2L ली जाती है, क्योंकि उससे हमको गणना कार्य बहुत ही सरल हो जाता है। तो इसकी दूरी 2L है दोनों आवेशों के बीच की। इसका मध्य बिंदु जो मिडिल पॉइंट O है, मध्य बिंदु से आधी दूरी OA L हो गई, OB आपकी L हो गई। ठीक, अब हमने इसकी अक्ष क्या होती है, ध्यान रखा करो, अक्ष इसकी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। प्लस Q और माइनस Q आवेशों को मिलाने वाली रेखा इसकी अक्ष है। इधर चाहे जितनी दूर चले जाओ, इधर चाहे जितनी दूर चले जाओ, आपकी अक्ष हो गई इसकी। तो अच्छी स्थिति में हमको ज्ञात करना, अच्छी स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। अच्छी मतलब क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। तो अच्छी स्थिति में हमने इसकी अक्ष पे ले लिया, चाहे आप दाहिनी ओर ले लें या बाईं ओर ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इधर भी हम ले सकते थे, क्योंकि दाहिनी ओर दाहिना हाथ चलता है, इसलिए इधर ज़्यादा आसान रहता है। तो इसकी अक्ष पे हमने कोई बिंदु ले लिया P। अब इस P बिंदु पे हमें ज्ञात करना है कि ये वैद्युत द्विध्रुव, यानी ये दोनों आवेश मिलकर इस P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से मेरा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। अब हमको देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी स्थान पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा कोई भी बिंदु आवेश। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आवेश और अपॉन आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है, इसको भी हमेशा याद रखो, न्यूटन प्रति कूलम। तो इसी की सहायता से हम ये निकालेंगे। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, ये कांस्टेंट राशि है, इंटू Q आवेश का परिमाण बटे आवेश से कितनी दूरी पे आप निकाल रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, वो कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं। तो यही बेसिक सूत्र है, इसी की मदद से हम निकालेंगे। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश। जितने भी क्षेत्र होते हैं, चाहे वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र हो, ये सारे सदिश होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, क्योंकि ये
फोर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी जो फोर्स लगाती है वस्तुओं पर, उसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है, निश्चित है कि कोई भी चीज़ इसको हम अगर छोड़ दें तो नीचे जाएगी, पृथ्वी अपनी ओर इसको खींचेगी। किसी भी चीज़ को, इस डस्टर को अगर छोड़ दें तो इसकी डायरेक्शन निश्चित है। तो जिसकी डायरेक्शन निश्चित होती है वो हमेशा सदिश राशियाँ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये धन आवेश है, ये धन आवेश जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सदैव बाहर की ओर होगा। तो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र मान लिया E1 की डायरेक्शन बाहर की ओर इधर हो गई, आवेश से दूर की ओर, ठीक, A से P की ओर, AP दिशा में होगी। तो धन आवेश, ये हमेशा याद रखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर हम एरो लगाते हैं, एरो हमेशा बाहर की ओर लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं ये बात भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को अगर हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। जो टेस्ट चार्ज लाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है और उसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी उसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो ये वाला धन क्या करेगा, इसको भगाएगा, रिपेल करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश के कारण किधर रहेगी, बाहर की ओर। और अगर इसी जगह हम माइनस कर देते, अगर यहाँ पर माइनस आवेश होगा, तब हम टेस्ट चार्ज हमेशा, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक ही रहेगा और इतना सूक्ष्म रहेगा कि इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर माइनस क्यू आवेश कर देंगे तो माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये एरो जो हैं, इन एरो की जो डायरेक्शन है वो सारी अंदर की ओर हो जाएगी। जो ये एरो हैं ये सारे के सारे एरो अंदर की ओर हो जाएगी। यानी अब ये ऋण आवेश क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र अपनी ओर कर लेगा, यानी कि जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये माइनस क्यू आवेश ये प्लस आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर बल लगाएगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो बातें ध्यान रखो, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और ये ऋण आवेश माइनस क्यू आवेश जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसकी दिशा आवेश की ओर होगी, यानी कि P से B बिंदु की ओर होगी, PV दिशा में होगा ये वैद्युत क्षेत्र E2। तो ये तो इनकी डायरेक्शन की बात हो गई जो हमने इसमें दर्शाया है। ये डायरेक्शन हमने कैसे दर्शाई वो आपको हमने समझा दिया। अब देखो, हमें दो चीज़ें चाहिए, आवेश चाहिए और आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए। अगर हमें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसमें दो बातें जरूरी हैं। एक तो हमें आवेश चाहिए और आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए, ये दो चीज़ें जरूरी हैं। तो हमें आवेश प्लस क्यू है, इससे P बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो हमने इसके मध्य बिंदु O से P बिंदु की दूरी स्मॉल r मान ली अपनी तरफ से। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो ये वो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो AO हो गई हमारी L और OB हो गई L। अब प्लस क्यू आवेश से दूरी निकालो P बिंदु की, तो प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L। ये पूरी R है, इसमें से हम L को घटा देंगे तो AP दूरी हमारे पास आ जाएगी। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से जो P बिंदु की दूरी होगी, तो ये O बिंदु तक, P से लेके O तक की दूरी मेरी R है। अब P से लेके B बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें हमने L को और जोड़ दिया, तो मेरी टोटल दूरी ये कितनी होगी, R प्लस L। तो हमारे पास दो बातें आ गई, प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी होगी R माइनस L और माइनस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी होगी R प्लस L। अब ये दोनों आवेश जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, वो कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, वो हम इस सूत्र की मदद से निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा E1, तो वो कितना होगा, तो E1 बराबर मेरा हो जाएगा, अभी फॉर्मूला जो हमने बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आवेश। तो आवेश कितना है, Q प्लस Q। अब आवेश से दूरी क्या है, तो आवेश से दूरी हमने फिगर में, चित्र में आपको दर्शाई, कितनी है, R माइनस L।
तो क्या होता है फॉर्मूला, आवेश बटे दूरी का वर्ग। ठीक, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा ये प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हमने चित्र में आपको दर्शाई है। इसकी डायरेक्शन है A से P की ओर। इसकी डायरेक्शन जो है, दिशा इसकी यहाँ A से P की ओर होगी, A से P की ओर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। माइनस क्यू आवेश जो P बिंदु पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उत्पन्न करेगा, उसके लिए देखो सेम चीज़ है बिल्कुल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आवेश। तो आवेश कितना है माइनस क्यू, लेकिन चिन्ह नहीं रखते हैं। ये प्लस माइनस केवल डायरेक्शन बताने के लिए इनका प्रयोग होता है, ये हमको दिशा बताते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इसीलिए सदिश राशियों में कभी भी आवेश के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा याद रखो। आवेश हो गया। अब आवेश से दूरी कितनी हो गई, आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी हो गई, वो फिगर में आपको दर्शाई गई है। दूरी हो गई आपकी R+L, तो आवेश बटे दूरी का वर्ग। ठीक, तो ये हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब दिशा देखो, दिशा आपने फिगर में दिखाई है। दिशा क्या हो जाएगी, P से, दिशा किधर हो जाएगी, P बिंदु से, P से B की ओर हो जाएगी। P से B की ओर आपकी डायरेक्शन होगी इस वैद्युत क्षेत्र की। चूँकि सदिश राशि है तो डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र समीकरण 1 हो गया, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पे हो गया, वो समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पर देख लो, तो E1 का एरो बाहर की ओर लगा दिया हमने, और E2 का जो वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण जो E2 है उसकी डायरेक्शन, यानी मेरे कहने का मतलब है कि P बिंदु पर दोनों वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत हैं। अब विपरीत हैं तो हमें परिणामी निकालना होता है। तो सदिश राशियों में परिणामी ज्ञात करने के लिए उनकी डायरेक्शन देखनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र अपोजिट है, इसलिए P बिंदु पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा दोनों बिंदु आवेशों के कारण, उनकी दिशा किधर होगी और कितना होगा। तो चूंकि दोनों अपोजिट हैं, दोनों परस्पर विपरीत है, इसलिए इसमें अंतर होगा, E1 और E2 का अंतर होगा। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1 और E2 के अंतर के बराबर होगा। इन दोनों में से जो प्रबल होगा उसी की दिशा हो जाएगी, वही परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो E1 E2 के बीच में हमने माइनस चिन्ह लगा के अंतर का लगा दिया। इस चिन्ह को अंतर बोलते हैं, डिफरेंस, अंतर का चिन्ह लगा दिया। अब अगर आप देखें E1 और E2 में कौन प्रबल होगा, कौन वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, E1 प्रबल होगा या E2 प्रबल होगा। जो प्रबल होगा उसी में से घटाएंगे। तो E1 E2 के बीच अंतर का मतलब हुआ, अगर E2 ग्रेटर हुआ तो E2 माइनस E1 करेंगे, अगर E1 बड़ा हुआ तो E1 माइनस E2 करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में आप ध्यान से देखिए, इसमें आपका है R-L का स्क्वायर और इसमें R+L का स्क्वायर। इसके मतलब ये राशि छोटी है, ये राशि बड़ी है। तो अगर बड़ी राशि का हम भाग देंगे Q में तो E2 का मान कम आएगा, और छोटी राशि का अगर हम Q में भाग देंगे तो इसका मान ज़्यादा आएगा। जैसे मान लीजिए इसका मान लीजिए 4 है, इसका मान लीजिए 5 आया, समझने के लिए। तो इसमें 4 का वर्ग होगा, इसमें 5 का वर्ग होगा। तो इसमें 4 का वर्ग 16 हो गया, इसमें 5 का वर्ग 25 हो गया। तो इसमें जब हम 25 का, और बाकी सारी चीज़ें सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो इसमें 25 का भाग देंगे, इसमें 16 का भाग देंगे, तो इसका मान E1 का मान ज़्यादा आएगा, E2 का मान कम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंतर न लगा के हम यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि E1 बड़ा है, E1 वैद्युत क्षेत्र ग्रेटर है और E2 वैद्युत क्षेत्र छोटा है, इसलिए हमने अंतर हटा के यहाँ E1 माइनस E2 कर दिया। इस बात को समझ लें अच्छी तरीके से, ध्यान से अगर देखेंगे समझेंगे तो हर स्टेप आपको समझ में आएगा। लेकिन है वही कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, हर चीज़ को ध्यान से देखो, सुनो, बार बार देखो उसको। तो फिजिक्स कोई कठिन विषय नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे ध्यान से एकाग्रचित होकर उसको एक एक स्टेप को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे,
तो सारा आपको क्लियर होता चला जाएगा। और एक बार आपके दिमाग में अगर सही से क्लियर हो गया तो आप पूरे जीवन उसको भूलेंगे नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, तो इसको हम निकाल ले अच्छी स्थिति। तो यहाँ चाहो यहाँ अच्छी लिख सकते हो, एक्सियल पोजीशन में। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति एक ही बात होती है। तो हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव अपनी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जनरेट करेगा। अब E1 E2 के मान हमको पता है, E1 E2 के मान हमको पता है, तो वो दोनों मान उठा के यहाँ रख दो। तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल वर्ग। सब कुछ सेम है दोनों पदों में, केवल इसमें आर माइनस एल है, इसमें आर प्लस एल है। अब मेरा कार केवल गणनाकार बचा। और अगर आपको गणनाकार आता है फिर इस डेरिवेशन में अब कुछ नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन करते जाएं। अब गणनाकार में देखो कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से इसको। अब इन दोनों पदों में, दोनों पदों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाया। अलग अलग पद है, ये पद अलग है, ये पद अलग। अब इन दोनों पदों में कौन उभयनिष्ठ है, कौन कॉमन है, कितनी राशि जो है कॉमन है। तो कॉमन राशि अगर हम पाएंगे तो Q इसमें भी है, इसमें भी है। और क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें भी है, इसमें भी है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना बचेगा कोष्टक में, तो कोष्टक में इसमें आपका बचा 1/r माइनस एल का होल वर्ग। और इसमें कितना आपका बचा -1/r प्लस एल का होल वर्ग। अब कुछ नहीं, अब आप आगे बढ़ते जाएं, केवल इस कोष्टक वाली राशि को हम सरल करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। जहाँ तक ये सॉल्व होगी वहाँ तक इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। उसके लिए आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। तो कोष्टक वाली राशि को हम सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, हल करेंगे जहाँ तक वो हल होगा। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब कोष्टक वाली राशि को सरल करो। कैसे सरल करेंगे, ये अलग पद है, ये अलग पद है, तो दोनों का एलसीएम ले लो, लघुत्तम महत्तम। तो लघुत्तम कैसे लेंगे, तो इसका इधर कैंची गुणा कर दो और इसका इधर कर दो। तो ये राशि यहाँ पहुँच जाएगी, ये राशि यहाँ पहुँच जाएगी। तो आपका ऊपर बन जाएगा r प्लस एल का वर्ग माइनस r माइनस एल का वर्ग स्क्वायर अपॉन नीचे दोनों राशियों का गुणा हो जाएगा। तो r माइनस एल का होल वर्ग इंटू r प्लस एल का वर्ग। तो ये मेरा एलसीएम हो गया। एलसीएम करने के बाद अब इनको हम खोलेंगे, इनके स्क्वायरों को हम विस्तार कर देंगे। तो देखो कैसे करते विस्तार। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अच्छी बराबर हो जाएगी आपकी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर खोलो। तो A प्लस बी का स्क्वायर है, ये A माइनस बी का स्क्वायर है। ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। जैसे A प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, ये आप कक्षा 8 में ही पढ़ते आए हैं और कक्षा 9 में 10 में ही पढ़ा है। यही छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, इसीलिए परेशानी पैदा होती है। तो A प्लस बी का होल वर्ग क्या हो जाएगा, A वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2AB। इसी प्रकार A माइनस बी का होल वर्ग कितना होता है, A माइनस बी का होल वर्ग सेम है, बस माइनस लग जाएगा, A वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2AB। तो ये प्रयोग होते हैं। तो गणित के ऊपर सवार होकर चलती है फिजिक्स। तो गणित का जो बेसिक ज्ञान है वो आपको आना चाहिए। तो आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसका खोलेंगे तो माइनस इसका हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL। अब इसमें ध्यान आपको देना है, बाहर माइनस था
तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस था, ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस आता है सूत्र में, तो माइनस बाहर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा ये। अब इतना तो हमने ऊपर वाला सॉल्व कर लिया। अब नीचे देखो क्या हो रहा है। एक कोष्टक में r माइनस एल है, दूसरे कोष्टक में r प्लस एल है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो आपने एक सूत्र और पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम संक्षेप में लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो इसका प्रयोग हो जाएगा वर्गांक। इसमें देखो, एक में ए आर माइनस एल है, एक में आर प्लस एल है। तो इसको हम शॉर्ट में जब लिखेंगे इनको इकट्ठा करके, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बन गया आपका। और पूरे का वर्ग था, इसमें भी था, इसमें, तो इसको हम वर्ग कर देंगे। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग आपका बन गया। तो इन तीन सूत्रों का प्रयोग किया गया, इसको सरल करने में इन तीन सूत्रों का प्रयोग किया गया। और ये सूत्र आपको हमेशा याद रखनी है। यही बेसिक चीज़ें जब नहीं आती, इसीलिए तो फिजिक्स समझ में नहीं आती है। जो बेसिक चीज़ें हैं गणित की, वो आपको आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो क्या क्या आपका सॉल्व हो रहा है। तो ये आर स्क्वायर प्लस का है, ये आर स्क्वायर माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। ये आपका देखो एल स्क्वायर प्लस का है और ये एल स्क्वायर माइनस का है, तो ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर ये कट गया। अब कितना बचा ऊपर, प्लस के 2RL बचे और प्लस के 2RL बचे। तो दोनों प्लस के, तो ये जुड़ जाएंगे, 2 और 2 कितने होते, 4, 4RL हो गया। तो ऊपर आपका सॉल्व होके कितना आया, 4RL। अब आ जाओ, इसको हल करते चले जाएंगे। तो आपका कितना आया, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अच्छी बराबर, ये आपका जो Q/4πε0 है, ये आपका साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में, ये 7 साल चलता रहेगा, इससे हमें इसको छेड़ना नहीं है। तो Q/4πε0 के इंटू ऊपर आपका बन गया 4RL, 4RL बन गया, और नीचे आपका क्या था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। इसको इक्वेशन 3 डाल दो, इसको समीकरण 3 डाल दिया। अभी ये और हल हो जाएगा, अभी ये और हल होगा। तो और इसको कोशिश करो हल करने की, और देखो क्या हल हो जाएगा ये। तो ई अच्छी, और इसको हम सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ई अच्छी बराबर 1/4πε0 के इंटू, इसको हम क्या करेंगे, Q इंटू 2L लिखेंगे। 4RL है, Q इंटू 2L। अब मेरा कितना बचा, 2R और बचा, 2R ऊपर बचा, नीचे जितना है उतना ही लिख दो आप, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। ये इसलिए क्या, 4RL को हमने तोड़ दिया, 2L इंटू 2R, 4RL बना रहा। क्यों तोड़ा, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला एक बन गया ऊपर, Q इंटू 2L ये फॉर्मूला बन गया। अभी हमने आपको बताया था, चूँकि Q इंटू 2L बराबर होता है P, Q इंटू 2L को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। अभी हमने बताया था इसके जितने भी डेरिवेशन है, जितने भी 6-7 डेरिवेशन में, सब में इसका प्रयोग होगा। तो P को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम Q इंटू 2L को हटा के उसकी जगह हम P रख सकते हैं, P सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उसका एक अलग रूप बन जाएगा। तो इसका क्या रूप बनेगा, ई अच्छी बराबर 1/4πε0 के
इंटू Q इंटू 2L हटाएंगे क्योंकि ये मेरा बन गया, इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे P इंटू 2R। तो इसकी इस राशि को हटा दिया, इसकी जगह हमने P सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपका नीचे बचा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग। इतना आपका आया, समीकरण 4 आ गया, आपका इक्वेशन 4 आ गया। अभी ये और हल होगा, और देखो अब नीचे वाली राशि और हल होगी। इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म होती है, अत्यंत अल्प होती है। जैसे हमने आपको बताया था HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड में H आयन और Cl आयनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम छोटी राशि का अगर वर्ग करेंगे तो और भी छोटी हो जाएगी। जैसे हमने 0.1 का वर्ग करें तो ये और भी छोटी हो जाएगी, 0.01। और बड़ी राशि का अगर वर्ग करेंगे, जैसे 4 का वर्ग करें तो ये और बड़ी हो जाएगी, 16 हो गया। तो यदि ये कंडीशन है कि यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, मतलब R की तुलना में L का मान बहुत कम है, यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो हम R स्क्वायर की तुलना में, R स्क्वायर की कंपैरिजन में, तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का मतलब ना के बराबर। नगण्य का मतलब नेग्लिजिबल। नगण्य का मतलब जैसे किसी के पास 100 रुपये हैं, किसी के पास 1 रुपये है, तो 1 रुपये की वैल्यू 100 रुपये के सामने ना के बराबर है, नेग्लिजिबल। तो चूंकि L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होगा, अत्यंत अल्प होगा, इसलिए इसको हम हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे। जब हम L स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ से, तब मेरा फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अच्छी स्थिति में क्या बन जाएगा, P इंटू 2R बटे R स्क्वायर बचेगा। और R स्क्वायर का चूंकि यहाँ वर्ग है तो R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इतना आपका बचेगा। L स्क्वायर आपका नेग्लिजिबल हो गया, खत्म हो गया यहाँ से। अब देखिए एक नीचे कितने हो गया, R स्क्वायर गुणे R स्क्वायर, R स्क्वायर की पावर, R की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। एक R ऊपर मौजूद है तो ऊपर वाली R जो है नीचे वाली एक R काट देगा, तो एक R ऊपर नीचे से कट जाएगी। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ R स्क्वायर गुणे R बचेगा आपका। तो R की पावर नीचे कितना बन जाएगा, 3। R की पावर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तब आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या रूप ले लेगा, तो E अच्छी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ऊपर कितना बचा, 2P बचा, और नीचे आपका कितना हो गया, R3। तो कोई भी वैद्युत द्विध्रुव अपनी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसका आपका फॉर्मूला बन गया E अच्छी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P/R3। अब इस फॉर्मूला में P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर Q इंटू 2L। R क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी है जहां पर आपको द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट राशि है। K क्या है, यहाँ जिस मीडियम में ये रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, वायु या निर्वात है या जल है या मिट्टी का तेल है, कोई भी मीडियम है, तो प्रत्येक माध्यम का K का मान अलग अलग होता है। K माध्यम का परावैक्तांक होता है। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में है, जैसे हम यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं, ये माध्यम क्या है, वायु का माध्यम है, हमारे चारों ओर क्या है, वायु है। तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए सदैव
के बराबर 1 होता है। अतः तो वायु या निर्वात माध्यम के लिए परावैक्तांक के का मान हमेशा 1 होता है। तो अगर वायु या निर्वात मीडियम है तो ये समीकरण 5 क्या रूप ले लेगा? वायु या निर्वात माध्यम के लिए के की जगह हम 1 रख देंगे। जब के की जगह हम 1 रख देंगे तो आपका अच्छी स्थिति का फॉर्मूला क्या रूप ले लेगा? तो ई अच्छी बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r क्यूब, ये रूप ले लेगा। यानी के इसमें से चला गया, कहाँ चला गया? के की वैल्यू 1 थी तो 1 रखेंगे तो इतना बचेगा आपका। ये आपका समीकरण, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, N/c लिखते हैं इसको। और ये समीकरण आपका 6 बन गया। अब इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान निश्चित होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये अगर आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 1/पाई का 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू एप्सिलॉन 0 का, एप्सिलॉन 0 क्या है? वायु या निर्वात की वैद्युशीलता। और वायु या निर्वात की वैद्युशीलता निश्चित होती है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। इस पूरी राशि को अगर हम सरल करेंगे, कैलकुलेट आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी 9 गुणे 10⁻9। इतनी इसका आंकिक मान आएगा। तो ये आंकिक मान हम यहाँ रख दें, तब क्या रूप ले लेगा? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या रूप लेगा? ई अच्छी बराबर 9 गुणे 10⁻9 इंटू 2p अपॉन r क्यूब। तो ये आपका एक रूप बन गया। इस रूप का उपयोग आप कहाँ करेंगे? इस रूप का उपयोग आप करेंगे सवालों में। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ये सूत्र का प्रयोग आप करेंगे। इसमें आपको 9 गुणे 10⁻9 ये तो हमेशा कांस्टेंट राशि रहेगी, इसको ना कभी कम ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। तो आपको किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो केवल 2 बातें आपको चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? P का मान पता हो और R का मान पता हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता हो और दूरी पता हो, कितनी दूरी पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इसमें यह सूत्र तभी लागू होगा जब ये वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात माध्यम में स्थित है। जब ये वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात माध्यम में स्थित है तभी ये सूत्र लागू होगा। अगर ये वायु या निर्वात माध्यम में स्थित ना होकर अन्य किसी मीडियम में है तो यहाँ पर आपको 9 गुणे 10⁻9 में उस माध्यम के परावैक्तांक का भाग देना पड़ेगा। अगर ये वायु या निर्वात की जगह अन्य किसी मीडियम में है, जल में है, मिट्टी का तेल है, तब आपको 9 गुणे 10⁻9 बटे के करना पड़ेगा। अगर वायु या निर्वात है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, के का मान 1 होता है। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र आया, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र आया, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण। अब इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा क्या होगी? ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आया तो दिशा हमेशा जो प्रबल होता है उसी की चलती है, जो ताकतवर होता है वही सर्वाइव करता है। तो E1 E2 में कौन प्रबल था? हमने आपको बताया था कौन सा अधिक था? वैद्युत क्षेत्र E1 ज़्यादा था प्रबल और E2 का मान कम था। तो ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पे जो होगा उसकी डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन हो जाएगी। जो E1 की डायरेक्शन है उसी दिशा में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E होगा। अब कहेंगे कैसे, शब्दों में कैसे कहेंगे? तो इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदेश, अक्ष के मतलब जो अक्ष है उसी पर होगी, अक्ष के अनुदेश -q आवेश से +q आवेश की ओर होगी। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा होगी वो इस द्विध्रुव की जो अक्ष है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, उसी के अनुदेश होगा। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र उसी के अनुदेश होगा और दिशा क्या होगी? -q आवेश से +q आवेश की ओर, यानी कि B बिंदु से P बिंदु की ओर होगा। ये B बिंदु है, B बिंदु से P बिंदु की ओर। तो दिशा इसकी समझ लो ध्यान से, क्योंकि E1 प्रबल था और E2 दुर्बल था, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा E1 की दिशा हो जाएगी। जैसे किसी चीज़ को आप खींचे और हम खींचे, आप ताकतवर हैं तो आपकी ओर चली जाएगी, तो आपकी डायरेक्शन होगी परिणामी। हम ताकतवर हैं तो वो चीज़ मेरी ओर चली आई। तो
मेरी डायरेक्शन हो जाएगी, तो इस प्रकार से इसकी दिशा निश्चित हो गई। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके कई रूप बने थे। ये एक रूप बना, इसमें 1/4πε0 नियत राशि है, इसका मान निश्चित होता है और आपको ज्ञात करना है तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 4 संख्या है, बना रहा, पाई का मान निश्चित होता है 3.14 या 22/7। ε0 वायु अनिर्वात की वैद्युतशीलता है और इसका मान भी निश्चित होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 8.85 × 10⁻12। अब ये इतना आप अगर गणनाकार करके देखेंगे तो ये राशि सॉल्व होके इतना इसका आंकिक मान आएगा। तो इसकी जगह हमने आंकिक मान रख दिया, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल हल करेंगे, सवाल लगाएंगे, तो आपको ये सब ज़रूरत नहीं है। ये तो एक निश्चित राशि, आपको केवल P चाहिए और R चाहिए। जैसे P नहीं दे रहा है बाई चांस, अगर क्वेश्चन में, सवाल में, न्यूमेरिकल में P का मान नहीं दे रहा है, Q दे रहा है आपको दोनों आवेशों के बीच की। तो अभी हम आपको ऊपर बता चुके कि P बराबर होता है Q × 2L। तो Q और उनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, 2L का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। जैसे उसने कह दिया कि 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 4 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 4 एंगस्ट्रॉम क्या होगा? 2L। 4 एंगस्ट्रॉम क्या होगा? 2L। ऐसा कभी नहीं करना कि आप L की जगह 4 एंगस्ट्रॉम रख दें, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें इसका विशेष ध्यान रखना है, जो 2L होती है, इस पूरी की जगह जो है दूरी रखी जाती है, पूरा 2L हटता है। ये नहीं कभी करना कि L को हटा दिया और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ दिया जाता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो ये आपको जो इक्वेशन लिखा है, ये आपको सूत्र बता रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1 नंबर में पूछ दिया जाता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये सूत्र आपको बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर दूरी जरा भी घटेगी बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र तेजी से कम होता जाएगा, तेजी से उसकी तीव्रता डाउन होती जाएगी, और दूरी अगर घटेगी तो वैद्युत क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। यानी दूरी बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए आप दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसकी जगह 3 घात करोगे तो 2 चौक को 2 × 2 × 2 तो कितना हो गया? 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर। अगर दूरी घट जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो इसकी 3 घात करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो दूरी बढ़ने पर कितनी तेजी से वैद्युत क्षेत्र घटता बढ़ता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर नीचे राशि लिखी होती है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर ऊपर लिखी होती है तो वो अनुक्रमानुपाती, उसको पढ़ते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। थैंक यू।